नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। विश्व इतिहास के अंतर्गत अब हम फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु कारणों पर चर्चा करने से पूर्व हम फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि और क्रांति से पूर्व फ्रांस की स्थिति क्या थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी की फ्रांस की महान क्रांति वहाँ की निरंकुश शासन व्यवस्था, दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, विशेषाधिकारों और नौकरशाही के विरुद्ध थी। यद्यपि तत्कालीन यूरोप के सभी देशों में सामंतवादी व्यवस्था, आर्थिक शोषण, असमानता और धार्मिक रूढ़िवादिता प्रचलित थी, लेकिन जागृति का सूत्रपात फ्रांस से हुआ। फ्रांस में यह क्रांति सुनियोजित नहीं थी, बल्कि तात्कालिक परिस्थितियों का विस्फोट थी। क्रांति से पूर्व की फ्रांस की क्या स्थिति थी उसके बारे में बात करते हैं। फ्रांस में उस समय बुर्बों राजवंश के स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश राजाओं का शासन था। लुई चौदहवां, जिसका शासनकाल 1661 से 1775 था, उसके समय में फ्रांस ने सांस्कृतिक व आर्थिक प्रगति की। औपनिवेशिक विस्तार हेतु युद्ध लड़े गए, जिससे आर्थिक स्थिति दयनीय हुई। प्रजा में असंतोष व्याप्त हुआ। उसके पश्चात गद्दी पर बैठा लुई 15वां, जो कि विलासी, आलसी और अयोग्य शासक था। उसके शासनकाल में फ्रांस की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। लुई 16वें, जिसका शासनकाल 1774 से 1793 तक था, के शासनकाल में अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में सहयोग कर फ्रांस को 1763 की पराजय का प्रतिशोध लेने में सफलता मिली, परंतु इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई। राजा अपनी रानी मैरी अंतोनेट के प्रभाव में रहा। वह अनुभवहीन, जिद्दी और चाटुकारों के हाथों की कठपुतली थी। शासन में उसका अनुचित हस्तक्षेप था। निरंतर बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारी करारोपण, असंतुलित वसूली ने फ्रांस की जनता को गरीबी के निम्नतम स्तर तक पहुंचा दिया। श्रमिक व किसान दुखी व नारकीय जीवन जी रहे थे। समाज में भारी विषमताएं थी। मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग भूखे रहकर भी कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य थे। फ्रांस में उस समय एस्टेट्स जनरल नामक व्यवस्थापिका थी, जिसके 3 सदन थे, जिसमें कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और साधारण वर्ग का अलग अलग प्रतिनिधित्व था। प्रत्येक सदन का एक वोट होने से पहले 2 सदन बहुसंख्यक वर्ग का शोषण करते थे। इसका अस्तित्व राजा की इच्छा पर्यंत ही था। 1614 के बाद इसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। पार्लियामा फ्रांस की न्यायपालिका थी। सामंत, शासन, सैनिक एवं चर्च के न्यायालयों के समक्ष यह अप्रभावी थी। सेना भी अव्यवस्थित थी। योग्य व्यक्ति को स्थान प्राप्त नहीं था। प्रशिक्षण व अनुभव का अभाव था। इस प्रकार विशेषाधिकार प्राप्त उच्च वर्ग विलासी जीवन व्यतीत करते थे और बहुसंख्यक वर्ग करों के बोझ से दबा हुआ था, बेगारी करने व अत्याचार सहने के लिए मजबूर था। इस प्रकार उस समय फ्रांस में जो भारी असमानता, असंतुलन और अराजकता की स्थिति थी, इन सब कारणों से फ्रांस में क्रांति है वो अवश्यंभावी हो गई। हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के कारणों की, जिसमें सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे राजनीतिक कारणों की। राजनीतिक कारणों में सबसे पहले बात करते हैं निरंकुश राजशाही की। यूरोप के अन्य देशों के समान फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्र था। राजा के हाथों में ही शासन की सभी शक्तियां केंद्रित थी। राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। उसकी इच्छा ही कानून थी, जिसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध माना जाता था। फ्रांस के बुर्बों वंश का सम्राट लुई 14वां अहंकारपूर्वक कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 16वें का कहना था कि मेरी इच्छा ही कानून है। इस व्यवस्था में राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध माना जाता था। राजा के कृपा पात्र विशेषाधिकार युक्त राजा के नाम पर अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। लेटर
डी कैचेट राजमुद्रा युक्त अधिकार पत्र से किसी भी व्यक्ति को अकारण और असीमित समयावधि तक बंदी बनाया जा सकता था और उन्हें कोई भी दंड दिया जाता था। आम व्यक्ति सहमा हुआ और भयभीत प्रतीत होता था। व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। इसके अलावा दूसरा कारण था राज दरबार की विलासिता। फ्रांस का राज दरबार विलासिता का केंद्र था। जनता से जबरन धन वसूल किया जाता था, निर्ममता पूर्वक, और उस धन को राजा लोग अपने भोग विलास और आमोद प्रमोद पर व्यय करते थे। इसके अलावा प्रशासन में भी भ्रष्टाचार था। राजा के सलाहकार, सेवक और अधिकारी भ्रष्ट थे। उनका एकमात्र उद्देश्य राजा की चाटुकारिता कर अपना उल्लू सीधा करना था। राजा के प्रमुख पदों पर योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि सिफारिशों, पैरवी के आधार पर नियुक्ति की जाती थी। पदाधिकारी एवं दरबारी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र में लगे रहते थे। इससे प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ता था। अगला कारण था अति केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी दुर्बलता यह थी कि प्रशासन की सारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थी। उसकी इच्छा और सहमति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता था। स्वायत्त प्रशासनिक संस्थाओं का प्रचलन नहीं था। इस परिस्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था शिथिल हुई, क्योंकि राजा को भोगविलास से निकलकर प्रशासन की ओर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। इसके अलावा अगला कारण था प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस में प्रशासनिक एकरूपता का सर्वथा अभाव था। वहाँ का प्रशासन अव्यवस्थित और बेढंगा था। अलग अलग प्रांतों, जिलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में अलग अलग कानून प्रचलित थे। कानून व प्रशासन जैसी कोई एक रूप प्रणाली नहीं थी। जहाँ जो बन गया वही कानून था। कानून वह भी क्रूर व न्याय रहित होते थे। दंड प्रणाली कठोर थी। कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। अधिकारों और दया की भीख मांगना अपराध माना जाता था। मनुष्य अपना सिर झुकाए रखने के लिए बाध्य था, क्योंकि किसी भी चीज़ की मांग करते उसे कुचल दिया जाता था। इसके अलावा मापतोल की प्रणाली, न्याय व्यवस्था, कानून व मुद्रा के प्रचलन में भी एकरूपता का अभाव था। अगला राजनीतिक कारण था न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। फ्रांस की न्याय व्यवस्था में भी अनेक दुर्गुण विद्यमान थे। न्याय व्यवस्था अत्यंत महंगी थी। छोटे छोटे मुकदमों में भी अत्यधिक धन खर्च होता था। सुयोग्य जज नहीं थे, इसलिए न्याय पाना अत्यंत कठिन था। फ्रांस की न्यायिक प्रक्रिया की सबसे विचित्र व्यवस्था थी राजा राजज्ञा या लेटर दी कैचेट, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। इसके द्वारा कोई भी कुलीन, दरबारी या सम्राट का प्रिय पात्र अपने विरोधियों को दंडित करवा सकता था, क्योंकि इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे कोई भी दंड दिया जा सकता था। इसके अतिरिक्त दंड संबंधी कानून में भी भेद था। समान अपराध के लिए उच्च वर्ग के व्यक्ति को कम सजा दी जाती थी, परंतु जनसाधारण को कड़ी सजा दी जाती थी। अगला कारण था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। फ्रांस की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं था। राजा के विरुद्ध भाषणों अथवा लेखों के माध्यम से आवाज नहीं उठाई जा सकती थी। भाषण, लेखन एवं प्रकाशन पर कठोर नियंत्रण था। राजा मुकदमा चलाए बिना भी किसी को गिरफ्तार कर दंडित कर सकता था। धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक था, इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार अव्यवस्थित, व्ययशील और अराजकता से परिपूर्ण शासन व्यवस्था 5 समितियों पर आधारित था। प्रांतीय शासन, गवर्नमेंट और जनरलिटी 2 प्रकार के प्रांतों में विभक्त था। राजनीतिक कारणों के पश्चात अब हम बात करते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के सामाजिक कारणों की। अनेक विद्वान सामाजिक असमानता को ही फ्रांस की क्रांति का मूल कारण मानते हैं।
उस समय फ्रांस का समाज अनेक वर्गों में विभाजित था। प्रत्येक वर्ग की स्थिति दूसरे वर्ग से भिन्न थी। समाज 3 वर्गों अथवा एस्टेट्स में विभक्त था। प्रत्येक वर्ग के उपवर्ग भी थे। पहला वर्ग पादरियों का था, दूसरा वर्ग कुलीनों का था और तीसरे वर्ग में समाज के अन्य लोग आते थे। प्रथम 2 वर्ग आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे। निम्न वर्ग की स्थिति सर्वाधिक दयनीय थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि फ्रांस में किसानों की दुर्दशा का मूल कारण सामंती अत्याचार थे। इसी प्रकार मध्यम वर्ग के व्यापारी भी कर बोझ के बजाय सामंती हस्तक्षेप से अत्यंत दुखी थे। अतः सामंतों का अनियंत्रित जीवन, विशेषाधिकार और शोषण फ्रांस में बहुसंख्यक वर्ग में असंतोष का कारण था। उस समय पादरियों की संख्या सबसे कम थी, लेकिन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा सर्वाधिक थी। उन्हें किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था। इसके विपरीत किसानों की सामाजिक स्थिति दयनीय थी और करों का बोझ सर्वाधिक उन्हीं को झेलना पड़ता था। मध्यम वर्गीय बौद्धिक आंदोलन में भी राजा का विरोध न होकर प्रशासन में व्याप्त दोषों को दूर करने की मांग की गई थी। अतः फ्रांस की क्रांति विशेषाधिकारों के विरुद्ध समानता के लिए आंदोलन था। फ्रांस में मध्यम वर्ग ने असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई थी। निम्न वर्ग में दास व श्रमिक थे, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। स्वतंत्र किसान श्रमिक अपना अनाज जमींदार की चक्की पर पिसवाने और उसी के चूल्हे पर अपनी रोटी सेकने को बाध्य थे। प्रत्येक कार्य के लिए कर चुकाना बाध्यकारी था। सामंत जब शिकार के लिए जाते तो इन किसानों की फसल की हानि हो जाती तो उन्हें विरोध करने या बोलने का अधिकार नहीं था। ये विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक वर्ग निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति का मूल कारण स्वीकार किए गए। फ्रांस का बहुसंख्यक समाज इन उच्च वर्गीय सामंतों की दया पर निर्भर था। रोजगार, व्यापार, वेतन, उद्योग, कृषि, छापाखाना आदि कार्यों के लिए उच्च वर्गीय कुलीन वर्गों का मुंह देखना पड़ता था। इन सब कारणों से जो जनता में असंतोष था वो 1789 में एकदम फूट पड़ा, जिसे रोक पाना असंभव था। तो ये थे फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण। अब हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों की। फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के बौद्धिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस में अनेक दार्शनिक, विचारक और लेखक हुए। इन लोगों ने तत्कालीन व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। जनता उनके विचारों से गहरे रूप से प्रभावित हुई एवं क्रांति के लिए तैयार हो गई। जिन दार्शनिकों ने फ्रांस के जनमानस को झकझोर दिया उनमें मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो का नाम उल्लेखनीय है। वोल्टेयर ने अव्यवस्थित एवं कमजोर राजतंत्र को देखकर कहा कि इन बदनाम चीजों को नष्ट कर दो। सत्ता के अतिशय केंद्रीकरण और अनुचित कानूनों ने मोंटेस्क्यू को संवैधानिक राजतंत्र और शक्तियों के पृथक्करण हेतु अपने विचार व्यक्त करने को बाध्य किया। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, फिर भी वह हर कहीं बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। दिदरो ने 17 खंडों में 1772 में प्रकाशित अपने विश्वकोश में सामाजिक एवं धार्मिक विषयों की गूढ़ विवेचना की। विश्व में कटुता उत्पन्न करने के लिए उसने निरंकुश राजाओं और पादरियों को दोषी ठहराया। इन विचारकों ने ही सामान्य वर्ग को समाज में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बुराइयों से परिचित कराया। इन्होंने प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की अच्छाइयों की तुलना समकालीन व्यवस्था से की, जिससे लोगों में जागृति आई और प्रचलित व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। इन प्रगतिशील चिंतकों ने प्रकृति और मनुष्य को अपने चिंतन का केंद्र बनाया। मनुष्य को साध्य स्वीकार कर मानव कल्याण को ही राज्य, चर्च और सामाजिक संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। रूसो ने लिखा कि मनुष्य को स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व आदिम काल से ही प्राप्त था। इस प्रकार फ्रांस के महान विचारकों ने मानव के प्राकृतिक अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता, मानव मात्र में भाईचारा,
राज्य व मनुष्य के संबंध, धर्म और राज्य के संबंध आदि विषयों पर अपने विचारों से जनजीवन में अप्रत्यक्ष रूप से चेतना को जन्म दिया, जिन्होंने क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। अब हम बात करते हैं विश्व में घटी कुछ ऐसी घटनाओं की जिनका प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर पड़ा। फ्रांस की क्रांति से पहले ही 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हुआ एवं तथा जनता के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हुई। अतः फ्रांस में भी लोग इंग्लैंड जैसे संवैधानिक शासन व्यवस्था की कामना करने लगे। इसके अलावा फ्रांस पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका को आर्थिक और सैनिक सहायता दी थी। फ्रांसीसी सैनिकों ने इस युद्ध में अमेरिका की तरफ से भाग लिया था। युद्ध के बाद जब वे सैनिक और स्वयंसेवक देश को लौटे तो उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि जिस स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के लिए वे संघर्ष करके आए हैं उसका उन्हीं के देश में अभाव है। अतः वे राजतंत्र के विरोधी हो गए। इसके अतिरिक्त अमेरिका की सहायता करने से फ्रांस की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। सरकार दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई थी। इन सभी घटनाओं ने 1789 की फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो में हम बात करते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के तात्कालिक कारण के। क्रांति के समय फ्रांस में लुई 16वें का शासन था। फ्रांस में विषम परिस्थितियां होते हुए भी शायद क्रांति नहीं होती अगर शासन की बागडोर एक योग्य राजा के हाथों में होती। लुई 16वां मात्र 20 वर्ष की आयु में 1774 में गद्दी पर बैठा था। उसमें प्रशासनिक अनुभव नहीं था, वह अयोग्य शासक था। उसका सारा समय भोगविलास में व्यतीत होता था। उस समय फ्रांस में आर्थिक संकट छाया हुआ था और राज्य तेजी से दिवालियापन की ओर बढ़ रहा था। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अनेक वित्त मंत्रियों ने अलग अलग सुझाव दिए थे आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, जिस पर अंत में ब्रिया के परामर्श पर राजा को 5 मई 1789 को 175 वर्षों के बाद स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। अप्रैल 1789 में स्टेट्स जनरल का चुनाव हुआ। सामान्य लोगों ने के तृतीय सदन की सदस्य संख्या राजा ने दोगुनी कर दी। इस अवसर पर मतदाताओं को अपनी शिकायतें, कठिनाइयां एवं सुझावों के बारे में स्मृति पत्र देने का अवसर मिला। इन स्मृति पत्रों की संख्या 50,000 थी। चुनाव में 285 कुलीन वर्ग के, 308 पादरी वर्ग और 621 निम्न वर्गों के सदस्य चुने गए। ये कुल सदस्य 1214 थे। तीनों सदनों के मांग पत्र अलग अलग थे। मानव अधिकारों की घोषणा समान थी। अधिवेशन का उद्घाटन राजा ने 5 मई 1789 को वर्साय में किया। इस अधिवेशन के अंतर्गत तृतीय सदन के सदस्यों ने तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की मांग की, लेकिन प्रथम व द्वितीय सदन के कुछ पादरियों को छोड़कर कोई नहीं आया। 17 जून को तृतीय सदन ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 19 जून को दूसरे सदन ने भी तृतीय सदन के साथ बैठक करना स्वीकार कर लिया। 20 जून को जब तृतीय सदन के साथ बैठक हेतु आए तो राजा ने राजभवन यानी कि सभा भवन बंद करवा दिया। स्पष्ट हो गया कि राजा सदन की कार्यवाही चलने देने के विरुद्ध था। फ्रांस की बहुसंख्यक जनता की अपेक्षाएं और असेंबली की निगाहें निराशा में बदलती नजर आने लगी। अतः तृतीय सदन के सदस्यों ने सभा भवन के बाहर टेनिस कोर्ट में शपथ ली कि फ्रांस को संविधान दिए बिना सभा विसर्जित नहीं की जाएगी। राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी। 14 जुलाई को क्रुद्ध भीड़ ने बेस्तिल के जेल को तोड़कर कैदियों को मुक्त करा दिया। सुरक्षा सैनिकों को मार डाला गया। इस प्रकार 14 जुलाई की यह घटना क्रांति का प्रारंभ एवं प्रमुख सफलता थी।
इस प्रकार इन सब कारणों से 1789 में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ इससे आपको इस विषय को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।